Hello everyone, how are you all doing? I hope all of you are doing great. So as you all know that we are covering chapters from class 7th new NCERT of social science exploring society, India and beyond. So we have started chapter number 5 the rise of empires. इसका first part already हम देख चुके हैं. इस वीडियो में हम इस chapter को complete करने वाले हैं. इसका second part देखेंगे. So I hope all of you have watched the videos and if you haven't watched please go through the links given in the description box. चलिए chapter को start करते हैं. मतलब जिसका second part है वो देखते हैं. सो लास्ट पार्ट में हमने मौर्यास के बारे में थोड़ा सा पढ़ा था. हमने देखा था कैसे मगध डायनेस्टी की एस्टैब्लिशमेंट हुई और फिर नंदा डायनेस्टी, उसमें नंदा का एंड होने लग गया है ना, डिक्लाइन होने लग गया. तो वहीं से हम कंटिन्यू करेंगे. इन दोनों बच्चों के पास एक टाइम ट्रैवल की वॉच है जिसके थ्रू ये जगह जगह विजिट कर रहे हैं पास्ट में, है ना. सो आफ्टर दैट ब्रीफ सोजर्न. सोजर्न मतलब क्या होता है? कहीं पर ठहरना. ये लोग जहां भी गए थे, पाटलिपुत्र वाला एरिया हमने देखा था, वहां पे कुछ देर ठहरे थे. टू द नॉर्थ वेस्ट लेट अस रिटर्न टू मगध. अब ये लोग मगध रिटर्न हो रहे हैं जहां पे उन्होंने डिक्लाइन देखा था किसका? नंदा एम्पायर का. सो 321 बीसी के अराउंड जब अलेक्जेंडर ने, हमने देखा था अलेक्जेंडर वाला केस लास्ट पार्ट में, अलेक्जेंडर जब रिटर्न गया इंडिया से उसके कुछ समय बाद ही एक नई डायनेस्टी और एक नया एम्पायर साम्राज्य बना इंडिया में जो था मौर्य एम्पायर. और किसके द्वारा बनाया गया? फाउंडेड बाय चंद्रगुप्त मौर्य. इसीलिए से मौर्य डायनेस्टी बोलते हैं, ठीक है, या मौर्य एम्पायर बोलते हैं. It quickly absorbed the Nanda Empire's territory and went on expanding beyond. मौर्य जो एम्पायर था उसने तुरंत ही जो नंदा डायनेस्टी की बची हुई चीजें थी उसको एब्जॉर्ब कर लिया, मतलब अपने में सम्मिलित कर लिया और धीरे धीरे एक्सपैंड करने लग गया. As per many accounts, चंद्रगुप्त managed this feat with the help of an able mentor named कौटिल्य. बहुत सारे अकाउंट्स हमें मिलते हैं. अकाउंट्स यानी जो किताबें हैं, लेख है, लिटरेचर है, उसमें हमें पढ़ने को मिलता है कि चंद्रगुप्त मौर्य ने जीत कैसे हासिल की, किसकी हेल्प से? एक बहुत अच्छे उनके गुरु थे, मेंटर थे, जिनका नाम था कौटिल्य, who used to his knowledge of politics, governance and economics to create an empire that remains one of the greatest in Indian history. इंडियन हिस्ट्री में, इंडिया के इतिहास में सबसे बड़े एक एम्पायर की एस्टैब्लिशमेंट करने में कौटिल्य ने बहुत हेल्प की, जिनको बहुत ज्यादा नॉलेज था पॉलिटिक्स का, गवर्नेंस का और इकोनॉमी का. ओके, नाउ नेक्स्ट देख लेते हैं. सो स्टोरी ऑफ कौटिल्य के बारे में पढ़ते हैं. अकॉर्डिंग टू बुद्धिस्ट टेक्स्ट, बुद्धिस्ट जो धर्म है, बुद्धिज्म, उनमें जो टेक्स्ट हैं उसके हिसाब से कौटिल्य समटाइम रेफर टू एज चाणक्य और विष्णुगुप्त. इनके नाम चाणक्य भी है और विष्णुगुप्त भी है ना कौटिल्य का. He was a teacher at the world renowned तक्षशिला, modern day तक्षशिला यूनिवर्सिटी. तक्षशिला एक यूनिवर्सिटी थी उस समय की, उसमें वो बहुत जाने माने टीचर थे. His legendary tale begin in the court of धनानंद, who as we saw had become highly unpopular. उनका जो शुरुआत है कहानी की वो धनानंद के कोर्ट से होती है, जो अभी हमने पढ़ा कि कैसे अनपॉपुलर था, है ना. Observing this, कौटिल्य advised धनानंद to change his ways or witness the collapse of his empire. So धनानंद ने, हमने देखा था कैसे अपने पावर का मिसयूज कर रहा था, तो कौटिल्य ने उन्हें एडवाइस दिया कि या तो आप अपने जो तरीके हैं उसको चेंज करिए या फिर आपका एम्पायर जो है कोलैप्स हो जाएगा, खत्म हो जाएगा. सो एंगर्ड धनानंद इंसल्टेड कौटिल्य एंड थ्रू हिम आउट ऑफ हिज कोर्ट. गुस्से में आकर धनानंद ने, क्योंकि कौटिल्य ने कहा कि आपका एम्पायर खत्म हो जाएगा, तो उसने गुस्से में आकर उसकी इंसल्ट की, मतलब कौटिल्य की इंसल्ट की धनानंद ने, और अपने जो कोर्ट है, जो सभा थी, उससे बाहर निकाल दिया, है ना. दिस लेड टू कौटिल्य's vow to end the evil Nanda's rule. एविल नंदा रूल. सो यहीं से कौटिल्य ने वाव मतलब एक कसम खाई या जो भी कह सकते हैं, प्रतिज्ञा की कि नंदा का जो रूल है उसको खत्म कर दिया जाएगा. ओके, नाउ यहाँ पर एक मैप दिया हुआ है. सो मौर्य एम्पायर कहाँ तक फैला हुआ था? ये जो ऑरेंज शेड आपको दिख रहा है ना, यहाँ ये वाला कंधार, इधर देखो ये नॉर्थ वेस्ट एरिया है, इधर ईस्टर्न में ये देखो ताम्रलिप्ति, चंपा, पाटलिपुत्र, ये रहा जहाँ स्टार बना हुआ है ना. नीचे यहाँ पर ये एरिया हमने देखा था साउथ में कौन थे? चोलास, चेरास, पांड्यास, है ना. सो इन चीजों, ये आप देख सकते हो ऑरेंज वाला जो एक्सपैंड है यहाँ तक, अमरावती, सुवर्णगिरी, तो ये सारे में मौर्य एम्पायर था. ठीक, अब आगे देखते हैं. सो द राइज ऑफ चंद्रगुप्त मौर्य, तो कैसे उन्होंने कौटिल्य की मदद से मौर्य एम्पायर की स्थापना की चंद्रगुप्त मौर्य ने, है ना. अब कैसे वो और आगे बढ़े, यहाँ एक इमेज दिया हुआ है मेगास्थनीज. मेगास्थनीज जो थे वो एम्बेसडर थे. एम्बेसडर मतलब होता है राजदूत, जो किसी राजा ने दूसरे राजा के पास अपना कोई मैसेंजर भेजा हो, है ना. सो मेगास्थनीज ये आप इमेज में देख सकते हो कि किसके कोर्ट में है? 20th सेंचुरी की
पेंटिंग है बाय असित कुमार हलदार, है ना, चंद्रगुप्त के कोर्ट में मेगास्थनीज आए हुए हैं एरा। सो देयर आर मेनी स्टोरीज अबाउट द ओरिजिन एंड एडवेंचर ऑफ चंद्रगुप्त मौर्य, बट देयर कॉमन थीम इज दैट he overthrew the Nandas and took control of Magad to establish his rule with पाटलिपुत्र as his capital। बहुत सारी कहानियां प्रचलित हैं चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में कि उन्होंने शुरुआत कैसे की, लेकिन सबसे कॉमन यह है कि उन्होंने नंदा को हराया और मगध का कंट्रोल अपने हाथ में लिया और पाटलिपुत्र को राजधानी बनाई और वहां से शासन शुरू किया। ओके, Do you remember that Magad had many advantages because of its geography and established economic system and flourishing trade? हमने देखा था वहाँ पे बहुत सारे रिसोर्सेज हैं मगध एम्पायर में, है ना, जिस वजह से वहाँ की जो ज्योग्राफिकल एडवांटेज है उस वजह से वहाँ पे इकोनॉमिक सिस्टम बहुत ज्यादा अच्छा है, ट्रेड बहुत अच्छे से फ्लरिश करते हैं। These combined with the advice of master strategist कौटिल्य helped चंद्रगुप्त मौर्य gradually expand his empire। इतनी अच्छी ज्योग्राफी होने के कारण और इतने अच्छे मास्टर जो थे कौटिल्य, उनकी स्ट्रेटजीज के कारण चंद्रगुप्त मौर्य ने अपने एम्पायर को एक्सपेंड किया। ओके, he defeated the Greek satraps left behind by Alexander in the northwest and integrated the region into an empire that stretched from northern plain to Deccan plateau। So हमने देखा था अलेक्जेंडर ने जिस जिस एरिया को जीता था, है ना, जैसे नदन इधर वाला जो इंडिया का पार्ट था नॉर्थ वेस्टर्न वाला, है ना, सो यहाँ पर उसने अपने क्षत्रप्स को जो एरिया जीता था वहां पर अपने एक गवर्नर जैसा या अपना एक व्यक्ति रख दिया था जिसको कहते थे क्षत्रप्स, है ना, और इन्होंने वहां का शासन संभाला था। सो चंद्रगुप्त मौर्य ने क्या किया, इन क्षत्रप्स को हराया और यहाँ तक अपने एरिया को फैलाया, जो हमने अभी देखा कांधार वाला रीजन, है ना, वहां तक, और नीचे डेक्कन में भी साउथ तक उसने अपने एम्पायर को फैलाया। आफ्टर चंद्रगुप्त मौर्य डिफीटेड द ग्रीक्स, ही मेंटेन्ड अ डिप्लोमेटिक रिलेशनशिप विद देम एंड होस्टेड इन हिज कोर्ट अ Greek historian and diplomat Megasthenes who wrote about his travel in India in his book Indica। अच्छा, अब क्या हुआ, उन्होंने हरा तो दिया ग्रीक्स को, लेकिन उन्होंने अच्छे राजकीय रिलेशनशिप बना के रखे उनके साथ और उन लोगों को होस्ट भी किया अपने कोर्ट में, मतलब बुलाया। जैसे एक ग्रीक हिस्टोरियन थे और डिप्लोमैट थे मेगास्थनीज, है ना, जिसके बारे में मैंने यहाँ इमेज में बताया, उनको उन्होंने बुलाया था और उन्होंने अपनी किताब इंडिका लिखी थी जिसमें इंडिया में जो उन्होंने ट्रैवल किया उसके बारे में बताया था। सो इंडिका किसने लिखी थी, मेगास्थनीज ने लिखी थी। ये क्वेश्चन आता है। ओके, सो फर्स्ट सच रिटन अकाउंट अनफॉर्चुनेटली लॉस्ट एक्सेप्ट for some excerpts quoted by later Greek scholars। So मेगास्थनीज की जो किताब है वो अब हमारे पास नहीं है, ये लॉस्ट हो चुकी है क्योंकि बहुत पुरानी बात है, कहाँ गई पता नहीं, लेकिन इस किताब में से जो बातें कुछ आगे आने वाले जो स्कॉलर्स थे, विद्वान थे, उन्होंने कोट करके जो अपने बुक्स में लिखा है वहां से हमें जानने को मिलता है। ओके, सो ये हो गया। चलिए अब आगे देखते हैं। अब कौटिल्यस कॉन्सेप्ट ऑफ किंगडम, कौटिल्य का जो कॉन्सेप्ट है कि राज्य कैसा होना चाहिए, इस चैप्टर की शुरुआत में आई थिंक एक कोट भी था, है ना, सो उसके बारे में यहाँ दिया हुआ है। कौटिल्य हैड अ क्लियर विजन ऑफ हाउ अ किंगडम, राज्य, शुड बी एस्टैब्लिश्ड, मैनेज्ड एंड कंसोलिडेटेड। कौटिल्य जो था उसका एक बहुत क्लियर विजन था कि किस तरीके से राज्य को चलाना चाहिए, मैनेज करना चाहिए और उसको संभाल कर रखना चाहिए। इन हिज फेमस वर्क अर्थशास्त्र, जो उनकी किताब थी द साइंस ऑफ गवर्नेंस एंड इकोनॉमिक्स, ही लिस्टेड डायरेक्टिव्स इन मेनी एरियाज लाइक डिफेंस, इकोनॉमिक्स, एडमिनिस्ट्रेशन, जस्टिस, अर्बन प्लानिंग, एग्रीकल्चर एंड पीपल्स वेलफेयर। उनकी जो किताब है अर्थशास्त्र, उसमें उन्होंने बहुत सारे डायरेक्टिव्स, मतलब ऐसे रूल्स बताए हैं जो राजा को फॉलो करने चाहिए डिफेंस के क्षेत्र में या फिर इकोनॉमिक्स के, एडमिनिस्ट्रेशन के, जस्टिस के, अर्बन प्लानिंग के, एग्रीकल्चर के और लोगों की भलाई के लिए, कि कैसे राज्य को चलाने के लिए राजा किन किन चीजों का पालन कर सकता है। वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉलिटिकल कॉन्सेप्ट इज द सप्तांग। एक जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉलिटिकल, जैसे हमने देखा कि उन्होंने एडमिनिस्ट्रेशन के लिए रूल्स बनाए, ना, सो सबसे इंपॉर्टेंट पॉलिटिकल जो कॉन्सेप्ट है वो है सप्तांग। सप्तांग क्या होता है, 7 पार्ट, सप्त यानी 7 और अंग मतलब पार्ट्स, है ना, अंग, तो 7 पार्ट्स दैट कॉन्स्टिट्यूट अ किंगडम। एक कोई भी राज्य है उसके 7 पार्ट्स होते हैं। अकॉर्डिंग टू कौटिल्य, सप्तांग टुगेदर मस्ट क्रिएट अ सेटल्ड, वेल प्रोटेक्टेड एंड प्रोस्पेरियस किंगडम्स टू बी मेंटेन्ड बोथ थ्रू वॉरफेयर एंड थ्रू अलायंसेस फॉर पीस एज द केस मे बी। कौटिल्य ने कहा कि
सप्तांग ये साथ में अगर मिल जाते हैं तो ये सेटल और वेल प्रोटेक्टेड एक प्रॉस्पेरियस समृद्ध राज्य बनाते हैं, चाहे वो वॉरफेयर के थ्रू हो या फिर अलायंस। अलायंस क्या होता है, जैसे ये कोई राज्य है, अगर इसने अपने पड़ोसी राज्य के साथ अलायंस कर लिया, मिल गए, तो ये एक और स्ट्रॉन्गर पावर बन जाती है ना। सो अलायंस यानी कि किसी के साथ मिल जाना, ठीक। देन ही एम्फेसाइजेस द इम्पोर्टेंस ऑफ लॉ एंड ऑर्डर इन सोसाइटी की जो भी समाज है उसमें नियम व्यवस्था रहनी चाहिए, कानून व्यवस्था अच्छी होनी चाहिए। which necessitated a strong administration। अगर लॉ एंड ऑर्डर अच्छा होगा, नियम कानून व्यवस्था अच्छी होगी, तो वहां का एडमिनिस्ट्रेशन अच्छा होगा। He also detailed many laws to deal with corruption and specific punishments for any activities that went against the well-being of the people। So उन्होंने बहुत सारे ऐसे लॉज बनाए जिसमें करप्शन से डील किया जाए, कोई भी अपने पावर का मिसयूज कर रहा है उससे डील किया जाए, और उसमें बहुत सारी पनिशमेंट भी बताई उन्होंने कि किस गलती के लिए क्या पनिशमेंट दी जानी चाहिए। ओके, नाउ next is Kautilya's central philosophy of governance is in tune with Indian values। In the happiness of his subject lies the king's happiness, in their welfare his welfare। He shall not consider as good only that which pleases him, but treat as beneficial to him whatever pleases his subject। In other words, however powerful a king may be, he must give first place to the people's interest। So यहाँ पर क्या कहा गया है कि कौटिल्य ने जो फिलॉसफी दी है, सेंट्रल फिलॉसफी ऑफ गवर्नेंस, उसमें कहा है वो इंडियन वैल्यूज क्या है कि राजा को अपनी खुशी से ज्यादा लोगों की भलाई, जो जिसके ऊपर वो राज्य कर रहा है, जिसके ऊपर राज कर रहा है, उसकी भलाई के बारे में सोचना चाहिए, वही चीजें उसको खुशी देनी चाहिए, और फर्स्ट प्लेस पे लोगों की भलाई को रखना चाहिए। ओके, नाउ थिंक अबाउट इट। कौटिल्य ने कहा है अ किंग शैल इंक्रीज हिज पावर बाय प्रमोटिंग द वेलफेयर ऑफ हिज पीपल, फॉर पावर कम्स फ्रॉम द कंट्री साइड विच इज द सोर्स ऑफ ऑल इकोनॉमिक एक्टिविटी। द किंग शैल शो स्पेशल फेवर टू दोज इन द countryside who do things which benefit the people, such as building embankments or road bridges, beautifying village or helping to protect them। मतलब राजा को हमेशा उन लोगों की भलाई के बारे में सोचना चाहिए जिसके ऊपर वो राज कर रहा है। जो कोई भी व्यक्ति जो लोगों के लिए काम कर रहा है, जैसे बिल्डिंग एम्बार्कमेंट्स बना देना, ब्रिजेस बना देना, गाँव को सुंदर बनाना, उन लोगों को राजा को स्पेशल फेवर प्रोवाइड करना चाहिए। वाई डू यू थिंक इट वॉज इम्पोर्टेंट टू टेक स्पेशल केयर ऑफ द कंट्री साइड? कंट्री साइड मतलब जो गाँव का एरिया है उसके बारे में इतना सोचना क्यों जरूरी है? थिंक बैक टू व्हाट यू हैव लर्नड एट द बिगिनिंग ऑफ दिस चैप्टर। हमने क्या पढ़ा था कि गांव जो एरिया है, जैसे ये तो मेन सेंटर हो गया, अगर ये छोटे छोटे जो एरिया है इस पे राजा कंट्रोल नहीं करके रखेगा तो ये इसके विरुद्ध जा सकते हैं, पावर का मिसयूज कर सकते हैं, है ना। सो ये सब हमने पहले पार्ट में पढ़ा था, तो यही यहाँ पर दिया गया है, आगे और डिटेल में है। सो किंग हु चोज पीस, एक ऐसा राजा जिसने शांति को चुना, हिंसा को नहीं चुना, अहिंसा को चुना, ठीक है। तो उसके बारे में अब हम पढ़ेंगे। जो मौर्य एम्पायर है उसका बहुत इंपॉर्टेंट एक राजा। सो अनदर किंग ऑफ मौर्य डायनेस्टी वाज अशोका। अभी हमने चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में पढ़ा, अब बारी आती है अशोक की, जिसका जीवन काल था 268 से 232 बीसी। चंद्रगुप्त ग्रैंडसन। सो ये कौन थे? चंद्रगुप्त के बेटे का नाम था बिंदुसार, बिंदुसारा या बिंदुसार, है ना। इनके बेटे का नाम था अशोका या अशोक। ओके, सो एक तरीके से चंद्रगुप्त जो थे अशोक के दादाजी थे। हु केम टू बी क्रेडिटेड विद मेजर एडमिनिस्ट्रेटिव एंड रिलीजियस अचीवमेंट एट द बिगिनिंग ऑफ हिज रेन। जब उनके शासन का, अशोक के शुरुआती जो समय था, ही वॉज क्वाइट एम्बिशियस। एम्बिशियस मतलब कि बहुत कुछ पाने की इच्छा रखना, बहुत ज्यादा ambitious थे। He had inherited a vast empire but further expanded it to cover almost the entirety of the Indian subcontinent। इनहेरिट किया था इन्होंने, मतलब दादाजी से ही बहुत बड़ा एम्पायर मिला था, लेकिन खुद भी इन्होंने एम्पायर को और ज्यादा एक्सपैंड कर दिया, लगभग पूरा इंडियन सबकॉन्टिनेंट इसमें आ गया था, एक्सेप्ट फॉर द सदर्न मोस्ट रीजन इंक्लूडिंग प्रेजेंट डे बांग्लादेश एंड पाकिस्तान एंड द पार्ट ऑफ प्रेजेंट डे अफगानिस्तान। ये कुछ जगह नहीं थी, बाकी पूरा जो सबकॉन्टिनेंट था वो लगभग अशोका के समय में मगध मौर्य एम्पायर के अंदर आता था। वन एनकाउंटर हाउएवर इज सेड टू हैव चेंज द पाथ ऑफ हिज लाइफ। लेकिन एक ऐसा इवेंट बताया जाता है उनके जीवन में आया जिसने उनकी लाइफ को चेंज कर दिया। सो अकॉर्डिंग टू वन ऑफ द एडिक्ट, एडिक्ट क्या होता है बेटा, यहाँ दिया हुआ है, एन ऑफिशियल डिक्लेरेशन इशूड बाय अथॉरिटीज और इन आर केस अ किंग। एडिक्ट मतलब
ऐसा कोई अनाउंसमेंट करा देना, ऑफिशियल अनाउंसमेंट करा देना जिसमें राजा की कोई बात को सबके सामने डिक्लेयर किया गया है ना। सो उसमें कहा गया है, अकॉर्डिंग टू वन ऑफ द एडिक्ट, ही वंस मार्च्ड ऑन कलिंगा, मॉडर्न डे उड़ीसा। वो एक बार कलिंगा जो उड़ीसा में है आज के समय में, वहां पर मार्च किए, वेयर ही वेज्ड अ फेरिशियस वॉर, वहां पर उन्होंने बहुत भयंकर लड़ाई लड़ी। सीइंग द एनॉर्मस अमाउंट ऑफ डेथ एंड डिस्ट्रक्शन ऑन द बैटलफील्ड, अशोका chose to give up violence and to the greatest extent possible adopt the path of peace and non-violence that the Buddha taught. So उन्होंने क्या किया, जब वो कलिंगा की तरफ जा रहे थे, मार्च कर रहे थे, तो रास्ते में उन्होंने जब बैटल फील्ड में देखा, जब लड़ाइयां हुई, बहुत ज्यादा वॉर हुए, तो उन्होंने देखा बहुत से लोगों की डेथ हो गई है। इतना ज्यादा खून खराबा देख के, इतने ज्यादा डेड बॉडीज देख के उन्होंने डिसीजन लिया कि अब वो वायलेंस नहीं करेंगे, अब वो युद्ध नहीं करेंगे और नॉन वायलेंस यानी अहिंसा के पाथ पर चलेंगे। ओके, जो बुद्धा सिखाते हैं। अशोका जो थे वो बुद्ध भगवान को मानते थे। ओके, सो अशोका विजिटिंग रामाग्राम स्तूपा इन नेपाल फ्रॉम अ पैनल एट द सांची स्तूपा। एक पैनल है सांची स्तूप में, उस पे ये दिखाया गया है कि अशोक जा रहे हैं अपने देखिए आर्मी के साथ, अपने लोगों के साथ, कहां पर, रामग्राम स्तूप जो नेपाल में है वहां पर। ओके, नाउ नेक्स्ट इज think about it. So Ashoka in his edict tells that the story of Kalinga war, कलिंगा का जो वॉर था जिसने अशोका का माइंड चेंज किया, उसके बारे में एडिक्ट में दिया गया है। He could have chosen not to mention it and maintain his image as peaceful benevolent king for future generation. Why do you think he admitted to this destructive war? देखो, अशोका ने एक पत्थर पे एडिक्ट लिखवाया या खुदवा के लिखवाया कि कलिंगा के वॉर में इतने ज्यादा हानि हुई, इतनी ज्यादा डेथ हुई, या जो भी उन्होंने देखा, उसकी वजह से उन्होंने अपना डिसीजन बदल लिया और उन्होंने नॉन वायलेंस का पाथ चुना। लेकिन वो उन्होंने क्यों लिखवाया कि इतनी डेथ हुई? वो नहीं भी तो लिखवा सकते थे, उन्होंने क्यों ऐसा लोगों को बताया, फ्यूचर जनरेशन को पता चलने दिया कि इतनी डेथ वगैरह हुई थी? वो ऐसे भी तो जाने जा सकते थे कि वो बहुत दयालु है। बेनेवोलेंट मतलब होता है बहुत दयालु राजा है, क्यों? ऐसा भी तो हो सकता था, लेकिन उन्होंने ऐसा क्यों चुना? क्या लगता है आपको? तो इसका आंसर हो सकता है, उन्होंने एडमिट किया कलिंगा वॉर को टू शो हाउ डीपली इट अफेक्टेड हिम एंड लेड टू हिज ट्रांसफॉर्मेशन, कि कैसे वो इतना ज्यादा इफेक्ट हुए उस वॉर से, कैसे उन्होंने इस वॉर की वजह से अपने आप को ट्रांसफॉर्म कर लिया। बाय डूइंग दिस ही वांटेड टू ऑनेस्टली शेयर हिज जर्नी फ्रॉम अ वॉर ड्रिवन रूलर टू अ पीस लविंग वन, हाईलाइटिंग द इंपॉर्टेंस ऑफ नॉन वायलेंस एंड धर्म। उन्होंने इसको इसलिए लिखवाया क्योंकि वो लोगों को बताना चाहते थे अपनी जर्नी के बारे में, कि कैसे वो शुरू में लड़ाई को ज्यादा महत्व देते थे, युद्ध को ज्यादा महत्व देते थे, और वो कैसे कन्वर्ट हुए पीस लविंग मतलब शांति प्रिय राजा के रूप में। ओके, और उन्होंने अपनाया नॉन वायलेंस को और धर्म को। Then next is embracing Buddhist teaching. Ashoka sent emissaries to Sri Lanka, Thailand, Central Asia and beyond to spread the message of Buddha far and wide. So अभी मैंने बताया अशोका जो थे वो बुद्धिस्ट टीचिंग से बहुत ज्यादा एम्ब्रेस थे, मतलब कि बहुत ज्यादा उसको पालन करते थे, बुद्ध ने जो सिखाया उसको। तो उन्होंने बुद्धिस्ट जो टीचिंग है उसको इन एरियाज में, श्रीलंका, थाईलैंड, सेंट्रल एशिया, यहाँ पर फैलाने के लिए एमिसरीज भेजे। एमिसरी क्या होते हैं? someone sent on a special mission often of a diplomatic nature. उन्होंने अपने एक राजदूत टाइप से भेजे कि उनको बुद्धिस्ट जो टीचिंग है इन एरियाज में फैलानी है, इसके बारे में बताना है। हिस्टोरियंस हैव समटाइम्स कॉल्ड अशोका अ ग्रेट कम्युनिकेटर। हिस्टोरियंस जो हैं, जो इतिहासकार हैं, वो लिखते हैं कि अशोका जो एक बहुत अच्छा कम्युनिकेटर था, मतलब बातचीत करने का जो उनका स्टाइल था या लोगों से कम्युनिकेट करने का स्टाइल था, बहुत अलग था और अच्छा था। सिंस ही इशूड इन मेनी पार्ट्स ऑफ हिज एम्पायर edicts engraved on rock or pillars that contain his message for the people and encourage them to follow the धर्म। जो भी edicts मिले हैं उनके, edicts यानी वही जो हार्ड सरफेस पे अभी हमें मिले हैं, कुछ रॉक्स पे, पिलर्स पे खुदवा के उन्होंने मैसेज लिखवाए हुए हैं अपने, उनसे हमें पता चलता है कि लोगों के लिए जो मैसेज है उनको एनकरेज किया गया है कि धर्म को फॉलो करना चाहिए, है ना। मोस्ट ऑफ दीज एडिक्ट्स वर इंस्क्राइब्ड इन प्राकृत। उनके जो ये एडिक्ट्स लिखे हुए हैं, खुदवा कर जो उन्होंने लिखवाया हुआ है, वो किस भाषा में है? प्राकृत में। प्लीज रिमेंबर दिस, दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, जो कि विच वॉज पॉपुलर लैंग्वेज इन मेनी पार्ट ऑफ इंडिया एंड रिटन इन ब्राह्मी स्क्रिप्ट। ब्राह्मी इज मदर ऑफ रीजनल स्क्रिप्ट ऑफ इंडिया। सो देखो, उन्होंने जो एडिक्ट्स लिखे वो किस भाषा में है? प्रकृत में है। एडिक्ट्स किस में है? प्रकृत भाषा में है। ये प्रकृत भाषा जो है, इसमें कौन सी लिपि यूज होती है? कौन सी लिपि जो हम बोलते हैं या फिर स्क्रिप्ट बोलते हैं, वो यूज होती है ब्राह्मी।
ठीक है, जैसे अभी हम हिंदी भाषा लिखते हैं तो हिंदी भाषा की लिपि क्या है, देवनागरी। वैसे ही प्राकृत भाषा है और उसकी लिपि कौन सी है, ब्राह्मी। ओके, सो वी हैव रेफर्ड टू प्राकृत लैंग्वेज रिटन इन ब्राह्मी स्क्रिप्ट। व्हाट डज दिस मीन? वेरी सिंपली, अ लैंग्वेज इज व्हाट वी स्पीक व्हाइल स्क्रिप्ट इज व्हाट वी राइट अ लैंग्वेज इन। कैन यू थिंक एग्जाम्पल ऑफ दिस इन आर एवरीडे लाइफ? वही जो मैंने आपको बताया। लैंग्वेज क्या होती है, जो हम बोलते हैं, जैसे प्राकृत बोलते हैं, इसी को जब हम लिखते हैं तो लिखते वक्त जो स्क्रिप्ट फॉलो होती है वो ब्राह्मी होती है। एक और एग्जाम्पल देना था तो हाँ, हिंदी। हिंदी को हम जो लिखते हैं उसकी, ये हिंदी तो भाषा हो गई, इसको लिखते वक्त जो स्क्रिप्ट फॉलो करते हैं वो है देवनागरी। ओके, देवनागरी। सॉरी, पेन टैब इज लैगिंग। ओके, नाउ अब ये आप देख सकते हैं कि कहाँ तक ये a few of many अशोकन एडिक्ट्स अक्रॉस द सब कॉन्टिनेंट, कि कहाँ कहाँ पर रॉक एडिक्ट्स मिले हैं देखने को। मेजर यानी बड़े, धौली में, कलसी, मनेसरा, कंधार, गिरनार, ये रेड डॉट। फिर माइनर रॉक एडिक्ट्स जो ट्राइंगल्स है, ब्रह्मगिरी, मस्की, अमरावती नहीं है, बैरत है ना, और ग्रीन वाला है माइनर पिलर एडिक्ट्स, है ना, जिसमें अमरावती, सांची, सारनाथ, लुम्बिनी ये सब आते हैं। ओके, सो आप देख सकते हैं। नाउ नेक्स्ट इज इन हिज एडिक्ट। इस तरीके से देखो बेटा, ऐसे पिलर्स पे खुदवा के लिखवाया गया है ना। किस भाषा में लिखा है, ये प्राकृत में, लेकिन लिखते वक्त ब्राह्मी स्क्रिप्ट फॉलो हुई है। ओके, सो इन हिज एडिक्ट अशोका कॉल्ड हिमसेल्फ देवम प्रिय पियदसी। इस स्क्रिप्ट में अशोका को किस नाम से बुलाया गया है, देवम प्रिय। ठीक है, देवम प्रिय पियदसी। द फर्स्ट वर्ड मीन्स बिलव्ड ऑफ द गॉड्स। देवम प्रिय मतलब कि भगवान का प्यारा। ओके, एंड सेकेंड पियदसी मतलब वन हु रिगार्ड्स अदर्स विद काइंडनेस, जो दूसरों को दया की भावना से देखता है। ओके, सो इस नाम का ये मतलब हुआ, इस नाम से संबोधित किया गया है अशोका को इन इंस्क्रिप्शंस में, इन एडिक्ट्स में। ओके, एंड इंडीड द लैंग्वेज ऑफ द एडिक्ट्स makes it clear that he was interested in depicting himself as a benevolent and compassionate ruler. जो भाषा लिखी गई है इस पर, वो बताती है कि सही में वो अपने आप को एक दयालु और कंपैशनेट रूलर के रूप में डिपिक्ट करते थे। Let us see a few example of this. Although some southern kingdoms were not part of Mauryan kingdom, जो मौर्यन किंगडम था, मौर्यन एम्पायर था, सदर्न जो राज्य है चोला चेरा पांडे, जो हमने साउथ वाला इंडिया का पार्ट देखा था, वहां पे बहुत सारा मौर्यन का पार्ट नहीं था, फिर भी अशोका सपोर्टेड देयर ओवरऑल वेलबींग। लेकिन फिर भी अशोका ने उस एरिया में भी भलाई के काम को देखे। ही क्लेम टू प्रोवाइड मेडिकल केयर फॉर पीपल एंड एनिमल्स इवन बियॉन्ड हिज, और वो मेडिकल केयर प्रोवाइड करते थे लोगों के लिए, जानवर के लिए, बियॉन्ड हिज एम्पायर, अपने एम्पायर के आगे के एरिया में भी। ठीक है, प्रोहिबिटेड हंटिंग, उन्होंने शिकार पे रोक लगा दी। क्रूअल्टी टू एनिमल्स, एनिमल्स के प्रति जो क्रूअल्टी होती थी, क्रूअल व्यवहार किया जाता था, उस पर रोक लगा दी, और ऑर्डर दिया कि मेडिकल ट्रीटमेंट होना चाहिए जानवरों के लिए जब वो नेसेसरी हो। इफ सो, अशोका वॉज एन अर्ली कंट्रीब्यूटर टू नेचर कंजर्वेशन एंड वाइल्ड लाइफ प्रिजर्वेशन। सो वाइल्ड लाइफ के बारे में सोचने वालों में से सबसे पहले जो लोग होंगे उनमें से एक अशोका भी हैं। सो ही सेड he had established rest houses and wells at regular intervals along the main road of his empire and got fruit and shade tree planted. He also claimed to encourage all sects, different school of thoughts present in his time, to accept each other's best teaching and studied them. जो ये edicts लिखे हुए हैं, खुदवा कर लिखाए गए हैं, उसमें क्या क्या चीजें देखने को मिलती है। सो बताया गया कि उन्होंने रेस्ट हाउसेज बनवाए, मतलब जैसे रास्ता है, कोई राहगीर, पहले कोई गाड़ी घोड़ा इतना तो चलता नहीं था, तो जो लोग ट्रैवल करते थे दूर दूर, तो बीच बीच में रुकने के लिए उन्होंने रेस्ट हाउसेस बनवाए, कुएं खुदवाए कि प्यास लग रही है अगर राहगीरों को तो पानी पीने के लिए थोड़े थोड़े दूर पे, है ना। मेन रोड्स बनवाए एम्पायर में, उसके अलोंग ये सब चीजें बनवाई, और फल के पेड़ लगवाए रोड के किनारे में, है ना। सो ये सब क्या था कि वो लोगों की भलाई के लिए काम करते थे, और ऐसा नहीं कि वो जिस धर्म को मानते थे उसी धर्म को, बल्कि अदर सेक्ट्स के जो लोग थे, अदर स्कूल ऑफ थॉट्स जो थे, उनके भी वो रिस्पेक्ट किया करते थे। ओके, although we need not take all of Ashoka's claim literally, it is clear that in line with Kautilya's philosophy of governance, he paid attention to the welfare of his subject and made efforts to reach out to them. Kautilya की जो
फिलॉसफी थी गवर्नेंस की कि लोगों की भलाई पे हमें ध्यान देना है, उसको उन्होंने अच्छे से फॉलो किया। मौर्य एम्पायर कंटिन्यूड फॉर हाफ अ सेंचुरी आफ्टर अशोका डेथ। अशोक की जब डेथ हुई तो उसके बाद हाफ सेंचुरी तक तो चला ही मौर्यन एम्पायर अच्छे से। हाउएवर जो उनके सक्सेसर्स थे, मतलब जो उनके आने वाले वंशज थे, वर अनेबल टू होल्ड द एम्पायर टुगेदर। इतने बड़े एम्पायर को संभाल नहीं पाए। एंड मेनी ऑफ द स्मॉलर किंगडम्स ब्रोक ऑफ एंड बिकेम इंडिपेंडेंट। वही चीज हुई जो छोटे छोटे किंगडम्स को जोड़कर मौर्यन एम्पायर बना था। अब जब मेन राजा ही स्ट्रांग नहीं है अशोका के बाद, तो ये सारे अपने आप में बिखर गए और अपनी अपनी पावर ले लिए। अराउंड 185 BCE इंडिया स्टार्टेड ऑन अनदर फेज ऑफ हर जर्नी। इंडिया में अब मौर्यन एम्पायर के बाद एक नई जर्नी स्टार्ट होने वाली थी। सो अब जो दोनों बच्चे हैं भविष्य और ध्रुव जो टाइम ट्रैवल कर रहे हैं, विल ज्वाइन अस ऑन दिस जर्नी इन द नेक्स्ट चैप्टर। अब इसके बारे में वो नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ेंगे। ओके, सो चलिए देखते हैं। आगे दिया है डोंट मिस आउट, यू रीड अबाउट द वर्ड धर्म। धर्म ये प्राकृत में क्या बोलते हैं इसको, धम्मा। इन ग्रेड 6 इट्स एसेंस कैन नॉट बी इजिली कैप्चर्ड। इसका जो एसेंस है इसको हम आसानी से नहीं समझ सकते। सिंपल टर्म में धर्म क्या होता है, धर्म मीन्स मोरल लॉ और समवंस रिलीजियस और एथिकल ड्यूटीज टुवर्ड फैमिली, कम्युनिटी और कंट्री। इसमें मोरल लॉज आते हैं, नैतिकता आती है कि हमारा समाज के प्रति, फैमिली के प्रति क्या ड्यूटीज हैं, क्या नैतिक व्यवहार हमारा होना चाहिए। At a deeper level, however, dharma extend to living according to the order of universe or rhythm। मतलब दूसरी भाषा में हम कहें तो धर्म क्या है कि हमें जीना चाहिए जो ब्रह्मांड के नियम है, रीति है, उसके हिसाब से। This includes doing one's duty truthfully, following rules of righteous conduct and leading a life in harmony with the cosmic order। हमें सच्चाई भरी जिंदगी जीनी चाहिए, अपने एक्शंस को अच्छा रखना चाहिए और हमें पीसफुल मतलब शांति भरा जीवन जीना चाहिए। धर्म इज देयरफॉर ड्यूटी, लॉ, ट्रुथ, ऑर्डर एंड एथिक्स, ऑल ऑफ इट टुगेदर। तो धर्म क्या है, जिसमें ड्यूटी आती है कि आपको क्या कर्म करने चाहिए, लॉ आता है नियम पालन करना चाहिए, सच बोलना चाहिए और एक सही व्यवहार मेंटेन करके नैतिकता के साथ रहना चाहिए। इन सबको मिलाकर ही क्या बनता है, धर्म। धर्म बोल देने से सिर्फ एक शब्द लगता है लेकिन इसका मीनिंग बहुत डीप है। ओके, नाउ लेट्स एक्सप्लोर अशोका के जो डिटेल इंस्ट्रक्शन है on the conduct of his officials and mention ways to ensure that they practice fairness in one of his edict। एक एडिक्ट है अशोका का जो अभी मैंने दिखाया आपको पिलर्स वगैरह पे, वैसे ही उसमें ऑफिशियल्स के क्या इंस्ट्रक्शंस हैं, ऑफिशियल्स के लिए क्या इंस्ट्रक्शंस है, कैसे फेयरनेस मतलब सही व्यवहार होना चाहिए उसके बारे में थॉट्स है। रीड द ट्रांसलेशन बिलो एंड शेयर योर थॉट्स ऑन वेदर दोज वेज वुड हैव बीन सक्सेसफुल इन हेल्पिंग मैनेज हिज एम्पायर एंड हाउ। सो आपको ये जो ट्रांसलेशन नीचे दिया गया है एक एडिक्ट का, उसको पढ़ना है और देखना है कि कैसे ये एम्पायर को मैनेज करने में हेल्पफुल हुआ करता था। तो देखो, बाय ऑर्डर ऑफ बिलव्ड ऑफ गॉड्स, वही देवम्पिया प्रियदर्शी की तरफ से कहा जा रहा है, द ऑफिसर्स एंड सिटीज मैजिस्ट्रेट, इनके लिए ये इंस्ट्रक्शंस हैं। यू आर इन चार्ज ऑफ मेनी थाउजेंड ऑफ लिविंग बीइंग। आपको चार्जेस दिए गए हैं कि बहुत सारे जो जीव हैं उनको संभालना है। यू शुड गेन द अफेक्शंस ऑफ देम, ऑल मेंस आर माय चिल्ड्रन एंड जस्ट एज आई डिजायर फॉर माय चिल्ड्रन दैट दे शुड ऑब्टेन वेलफेयर एंड हैप्पीनेस both in this world and the next, the same do I desire for all the men। You should strive to practice impartiality। आपको मेरे लिए सभी एक समान है ना, सारी प्रजा एक समान है, तो आपको इम्पार्शियल होकर किसी के प्रति फेवर नहीं दिखाना है, सबके लिए बराबर से काम करना है। The root of this is to even tempered and not rash in your work। प्यार से काम करना है, रैश नहीं होना है। This inscription has been engraved here in order that city magistrate should at all the time see to it that men are never imprisoned or tortured without good reason। ये जो इंस्ट्रक्शन दिया जा रहा है इस इंस्क्रिप्शन में, कहा जा रहा है कि कोई भी व्यक्ति को बिना गुनाह के, जब तक कोई अच्छा रीजन ना हो, उसे कैद नहीं करना है, टॉर्चर नहीं करना है। एंड फॉर दिस पर्पज आई शैल सेंड आउट on tour every 5 years an officer who is not served or harsh, who having investigated this matter shall see that they carry having investigated this matter shall see that they carry out my instruction। उसकी निगरानी के लिए कि जो मैं इंस्ट्रक्शन दे रहा हूँ वो फॉलो हो रहे हैं कि नहीं, वो एक ऑफिशियल भी अपॉइंट करते हैं। सो यू कैन सी कि कैसे उन्होंने
ये इंश्योर किया कि जो प्रजा है उसके ऊपर कोई भी टॉर्चर ना हो, उनके साथ समानता का व्यवहार हो, उनके ऑफिशियल्स इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करे। सो इससे जो क्वेश्चन था कि क्या एम्पायर जो है मैनेज करने में आसानी होगी, बिल्कुल होगी, है ना। लोग कितना प्यार करेंगे अपने राजा से, राइट। तो यही चीजें यहाँ दी गई हैं। नाउ लाइफ इन मौर्यन पीरियड, उस वक्त लोग कैसे रहते थे मौर्यन पीरियड के समय में। सिटीज लाइक पाटलिपुत्र वर वस्लिंग सेंटर्स ऑफ गवर्नेंस एंड कॉमर्स। पाटलिपुत्र में बहुत ज्यादा गवर्नेंस अच्छा था क्योंकि मेन सेंटर था, कॉमर्स या व्यापार वगैरह बहुत अच्छा होता था। वहां पे पैलेसेस थे, पब्लिक बिल्डिंग्स थे, वेल प्लान स्ट्रीट्स थी, गलियां बहुत अच्छी थी, है ना। वेल ऑर्गेनाइज टैक्सेशन सिस्टम था, लोगों से टैक्स कैसे वसूलना है वो भी बहुत अच्छे से डिसाइड था। ट्रेड बहुत अच्छा था, जो खजाना था, ट्रेजर था, वो भी बहुत स्ट्रॉन्ग था, फ्यूलिंग द एम्पायर्स ग्रोथ एंड प्रोस्पेरिटी, जिसकी वजह से एम्पायर बहुत ज्यादा ग्रोथ कर रहा था। ऑफिशियल्स ऑफ द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द एम्पायर, मर्चेंट्स एंड आर्टिशन प्ले की रोल इन द सिटी लाइफ। जो एम्पायर थे, एम्पायर में जो मर्चेंट्स वगैरह थे, जो व्यापारी थे, जो आर्टिशन थे, उन्होंने भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया। नाउ डोंट मिस आउट, यहाँ दिया है शोहागुरा कॉपर प्लेट इंस्क्रिप्शन। एक ये कॉपर प्लेट पे, कॉपर की प्लेट के ऊपर इंस्क्रिप्शन ऐसे हार्ड सरफेस पे खुदवा के लिखवाया जाता है, तो सोहागुरा से मिला है। ये कब का है? 4th से 3rd सेंचुरी BC का है। ये इंडियाज अर्लीस्ट नॉन एडमिनिस्ट्रेटिव रिकॉर्ड, एक ये सबसे पहला कहा जाता है या माना जाता है कि बहुत पुराना या सबसे पहले एडमिनिस्ट्रेटिव रिकॉर्ड में से एक है। कहां पर? शोहागुरा, जो उत्तर प्रदेश में है, वहां से मिला है। प्रकृत में लिखा हुआ है, ब्राह्मी स्क्रिप्ट के साथ, एंड इज बिलीव्ड टू हैव बीन इशूड ड्यूरिंग द रेन ऑफ चंद्रगुप्त मौर्य। और ऐसा माना जाता है कि चंद्रगुप्त मौर्य के समय इशू हुआ होगा। इंस्क्रिप्शन में मेंशन है द एस्टैब्लिशमेंट ऑफ ग्रेनरी। ग्रेनरी क्या होता है? अनाज को रखने के लिए जो जगह बनाई जाती है, जैसे गोदाम बोलते हैं ना, उस तरीके से। सो ग्रेनरी एस्टैब्लिश की गई टू स्टोर ग्रेन एज अ प्रिकॉशन अगेंस्ट famines, highlighting the state efforts to ensure food security and support its people during times of crisis. So famine मतलब क्या होता है? जब सूखा पड़ जाए, है ना, अकाल पड़ जाए, तो उस समय अनाज को ग्रेनरी में राजा ने ये इंश्योर किया कि स्टोर करके रखा जाए, ताकि कभी अगर ऐसी कोई कमी आती है तो लोगों को क्राइसिस के समय में अनाज उपलब्ध कराया जा सके। ओके, नाउ मेगास्थनीज, जो हमने देखा था ग्रीस, एक एम्बेसडर ग्रीक के थे। सो मेगास्थनीज का जो अकाउंट है, कौन सी बुक थी उनकी? इंडिका, है ना, उन्होंने इंडिका किताब लिखी है। सो उनके अकाउंट में थ्रो सम लाइट ऑन द सोसाइटी ऑफ दैट टाइम, उसमें हमें उस वक्त की सोसाइटी कैसी थी उसके बारे में पता चलता है। अ सब्सटैंशियल पोर्शन ऑफ पॉपुलेशन वाज एंगेज्ड इन एग्रीकल्चर। एग्रीकल्चर में बहुत सारे लोग एंगेज थे, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट सोर्स था रेवेन्यू के लिए एम्पायर के। रेवेन्यू यानी इनकम, इससे इनकम बहुत ज्यादा जनरेट होती थी एम्पायर को, यानी साम्राज्य को। सो 2 क्रॉप्स, 2 क्रॉप्स एक साल में उगाए जाते थे, एज रेन फेड इन बोथ समर एंड विंटर, क्योंकि दोनों सीजन में बारिश हुआ करती थी। दिस इंश्योर दैट फैमिन्स वर रेयर एंड पीपल हैड एम्पल फूड। एम्पल मतलब भरपूर मात्रा में लोगों के पास अनाज हो, इसलिए इतनी ज्यादा खेती अच्छे तरीके से की जाती थी। ग्रेनरीज, जो मैंने अभी बताया अनाज को स्टोर करने के लिए, वर वेल स्टॉक्ड फॉर एनी इवेंचुअलिटीज। कभी कुछ ऐसा अक्समा कोई रीजन हो जाए, क्राइसिस हो जाए, तो उस समय के लिए ग्रेनरीज मेंटेन की जाती थी। Even if war raged nearby, farmers were protected from it and agriculture was not disturbed. अगर कोई war kind of situation है तो भी farmers को protection provide की जाती थी कि उनके agriculture के practice में कोई problem ना आए। Blacksmith, potters, carpenters, jewelers and other artisans lived in cities. ये जो artisans होते थे, carpenters या मिट्टी के बर्तन बनाने वाले, ये लोग cities में रहते थे, है ना। cities जो थी वो well planned थी, had signage on the street, जो साइन बोर्ड्स वगैरह लगे होते उस तरीके से लगे हुए थे। कम्युनिकेशन हैपेंड थ्रू कुरियर्स एंड कैरिड मैसेज फ्रॉम प्लेस टू प्लेस। कुरियर्स वगैरह जो होते थे उनके थ्रू मैसेजेस एक जगह से दूसरे जगह पहुंचाए जाते थे। हाउसेज वर मेड ऑफ वुड एंड कुड बी अप टू 2 stories tall. सो घर जो थे लकड़ियों के बने होते थे। हमने देखा था वहां पे जंगल बहुत सारे हैं गंगा प्लेन के अराउंड, क्या मौर्य एम्पायर के आसपास, तो वहां पर लकड़ियों के ज्यादा घर होते थे। 2-2 मंजिला इमारतें भी होती थी। द स्ट्रीट हैड वेसल्स ऑफ वाटर स्टोर्ड एट रेगुलर इंटरवल इन केस ऑफ फायर। जो गलियां हुआ करती थी उसमें पानी के बर्तन रखे जाते थे कि कभी कभी अचानक से आग वाग लग जाए तो उस समय उस पानी का यूज किया जा सके। ओके, सो पानी भर के रखा जाता था। लेटर अकाउंट डिस्क्राइब द कॉटन ड्रेसेस पीपल वोर। बाद के जो अकाउंट्स हैं, जो किताबें हैं या लिटरेचर, उससे हमें पता चलता है कॉटन के कपड़े पहना करते थे लोग। A lower garment had reached below the knee, halfway down to the ankles, and an upper garment that they threw over their shoulder. मतलब जो ड्रेसेस हुआ करती थी वो ऐसे कंधे के ऊपर जैसे साड़ी पहनते हैं उस तरीके से रखा जाता था, और नीचे
घुटने तक का ड्रेस हुआ करता था। कुछ लोग लेदर के शू पहनते थे विथ डिजाइन एंड थिक सोल्स टू मेक देम लुक टॉलर। सोल उनके थिक हुआ करते थे ताकि वो और ज्यादा टॉल दिखे। ठीक है, तो ये कुछ पहनावा वगैरह है उस समय के लोगों का बताया गया है। नाउ एक ये फिगर है 5.20। यहाँ पे मौर्यज वर रिनोड फॉर देयर हाईली पॉलिश्ड स्टोन पिलर। स्टोन पिलर देखो कितनी, देख रहे हो इसमें कितनी अच्छी पॉलिशिंग है। सो ऐसे पिलर्स के लिए जाने जाते हैं मौर्यज, एज कैन बी सीन इन द कैपिटल ऑफ सारनाथ पिलर। देखो एक पिलर होता है, पिलर के ऊपर इस तरीके से एम्बलम ये रखा जाता है, इसको बोलते हैं कैपिटल। ओके, सो एक सारनाथ जगह है, वहां पर एक पिलर है, पिलर के ऊपर ये पूरा एक स्टैचू बोल सकते हैं ये रखा हुआ है, इसको हम बोलते हैं कैपिटल ऑफ दैट पिलर। ओके, सो इसके ऊपर क्या लिखा है, फिगर 5.20 हैज मैनी मैसेजेस फॉर अस। इसमें बहुत सारे मैसेज हैं। अपार्ट फ्रॉम ब्यूटी एंड परफेक्शन ऑफ दिस कल्चर, ये जो स्कल्पचर है इसकी ब्यूटी तो है, ये सुंदर तो है, लेकिन इसके साथ साथ फाइन एग्जाम्पल ऑफ मौर्यन आर्ट, मौर्य काल में कैसा आर्ट हुआ करता था लोगों का, देखो कितनी अच्छी तरीके से इसको बनाया गया ये भी दिखाता है। दिस कैपिटल, अ वर्ड विच हियर मीन्स टॉप पोर्शन और हेड। कैपिटल क्या होता है, ये कैपिटल है ना, कैपिटल मतलब ये जो पिलर है इसका टॉप पोर्शन जो हेड है वो उसके बारे में बात हो रही है। टॉप ऑफ पिलर दैट अशोका गॉट इरेक्टेड एट सारनाथ नियर वाराणसी वेयर बुद्धा गेव हिज फर्स्ट टीचिंग। यहाँ पर बुद्धा ने अपनी फर्स्ट टीचिंग दी थी, सारनाथ जो जगह है वहां पर सबसे पहले ज्ञान दिया था लोगों को, है ना। सो वहां पर अशोका ने एक पिलर बनवाया, उसके ऊपर ये कैपिटल एस्टैब्लिश करवाया। द 4 लायंस सिंबलाइजेस द रॉयल पावर ऑन द रिंग बिलो। एक ये रिंग है, ओके, सर्कल दिख रहा है आपको, और 4 शेर हैं, 1 2 3 और एक पीछे की तरफ है जो हमें दिख नहीं रहा है। ये क्या दिखाते हैं कि जो राजकीय पावर है, राजा जो सम्राट है उसकी पावर को दिखाया गया है। 4 पावरफुल एनिमल्स, एन एलिफेंट, बुल, हॉर्स एंड 1 मोर लायन आर डिपिक्टेड अलॉन्ग विद द धर्म चक्र और व्हील। यहाँ पर बीच में एक धर्म चक्र आपको दिख रहा है ना, इसमें स्पोक्स हैं, यही आपको हमारे तिरंगे में मतलब झंडा जो है हमारा, तो बीच वाली जो पट्टी है उसमें आपको देखने को मिलता है ना। ये सारनाथ पिलर के कैपिटल से ही लिया गया है ये एम्बलम। ओके, और ये जो रिंग है, ये जो सर्कल है, इसमें भी 4 पावरफुल एनिमल्स की इमेजेस आपको देखने को मिलेंगी। जैसे इधर आप देख रहे हो ना, बुल है, एलिफेंट है, ऐसे 4 हैं, बुल, हॉर्स, लायन एंड एलिफेंट। ओके, नाउ ये जो धर्म चक्र है, ये वाला चक्र है, इसे बोलते हैं व्हील ऑफ धर्मा विच सिंबलाइजेस द बुद्धास टीचिंग, जो बुद्धा की टीचिंग के बारे में बताता है। ओके, सो आगे यहाँ पे दिया है, लेट्स एक्सप्लोर वियर द हैट ऑफ अ हिस्टोरियन। अब आप हिस्टोरियन बन जाइए थोड़ी देर के लिए। देन लुक केयरफुली एट द आर्टिफैक्ट प्रेजेंटेड ऑन द स्प्रेड ऑन द नेक्स्ट पेज। ये इमेजेस हमें दी गए हैं, आर्ट उस समय का कैसा था उसके बारे में क्या कंक्लूजन आप निकालते हैं। कैन यू ड्रॉ अबाउट पीपल एंड लाइफ ड्यूरिंग द मौर्यन एम्पायर या मौर्यन एरा, कैसे लोग थे, क्या लाइफ थी, इन इमेजेस के थ्रू आपको क्या लगता है। सो सम कंट्रीब्यूशन ऑफ द मौर्य, मौर्य की कुछ कंट्रीब्यूशन दी गई है, लाइफ एंड पीपल, जैसे टेराकोटा की एक फिगरीन दी गई है डांसिंग गर्ल की, है ना। सो यहाँ पे हेड ड्रेस देखिए कितना बड़ा है, फिर हेयर स्टाइल, ज्वेलरी, ये जो ज्वेलरी वगैरह दिखाई गई है, सो किस तरीके से लोग उस वक्त कपड़े पहना करते थे इसके बारे में बताया गया है। फिर एक फीमेल डीटी की, एक देवी की यहाँ पर मूर्ति बनाई गई है, फीमेल डीटी यक्षी होल्डिंग अ फ्लाई वास्क। यहाँ देख रहे हो ये वास्क जो होता है जिससे रेशम का ये फ्लाई वास्क आप देख रहे हो, ये पीछे से है, सो उन्होंने होल्ड कर रखा है। फिर यहाँ पे देखो 7 मूर्तियां हैं, है ना, सप्त मातृकाज और 7 मदर गॉडेस, ठीक है, कंटिन्यूइंग ट्रेडिशन अभी भी हमें देखने को मिलती हैं, 7 देवियां बोलते हैं ना। हेड ऑफ अ टेराकोटा हॉर्स, हॉर्स की एक हेड दिख रहा है यहाँ पर। सो इसमें जो डिजाइन है वो कितने एलाबोरेट हैं, कितनी बारीकी से किए गए हैं। और एक यहाँ पर दिया है आर्ट एंड आर्किटेक्चर में, ये स्तूपा है, स्तूपा के बारे में मैं पहले भी बता चुकी हूँ। सो एज वन ऑफ द इंडियाज ओल्डेस्ट स्टोन स्ट्रक्चर, Great Stupa at Sanchi is among the finest example of Indian architecture. इसमें साइड में ऐसा रिंग जैसा होता है जिसे प्रदक्षिणा पथ भी बोलते हैं। नोट दैट ओरिजिनल स्ट्रक्चर वाज मेड ऑफ ब्रिक एंड वाज लेटर एनलार्ज्ड यूजिंग स्टोन। पहले ईंट से बनाए गए, उसके बाद इसको और बड़ा कर दिया गया पत्थर वगैरह से, है ना। अशोका इज सेड टू हैव कंस्ट्रक्टेड मेनी सच स्तूपा। अशोका ने बहुत से ऐसे स्तूपास बनवाए थे, चैत्यास बनवाए थे, विहारास बनवाए थे फॉर वर्शिप, स्टडी एंड मेडिटेशन। चैत्यास में स्टडी कराई जाती थी, विहारास में मेडिटेशन वगैरह करते थे साधु सन्यासी। ओके, तो
ऐसे बहुत से कंस्ट्रक्शन अशोका ने करवाए थे। एक ये रॉक कट स्कल्पचर है, ये पत्थर है, रॉक है, इसमें से देखो कट करके एलिफेंट बना दिया है ना, तो इसको बोलते हैं रॉक कट स्कल्पचर। ये आपको देखने को मिलेगा ऑफ अ लाइफ साइज एलिफेंट एट धौली, ये उड़ीसा में जगह है, वहां पर भुवनेश्वर के पास। ये सिंबलाइजेस द बुद्धा इंटेलिजेंट, पावरफुल, पेशेंट एंड काम। एन एडिक्ट ऑफ अशोका वॉज एनग्रेव्ड ऑन अ रॉक नियर बाय, और यहीं पर पत्थर है जिस पर अशोका का जो एडिक्ट है वो एनग्रेव किया गया, खुदवाकर लिखवाया गया है। ओके, सो ये आर्ट आर्किटेक्चर जो है, इससे हमें क्या जानने को मिलता है मौर्यन एम्पायर के बारे में, यही पूछा था हमसे। सो पीपल इन मौर्यन एरा हैड स्किल्ड आर्टिशियंस, बहुत सारे स्किलफुल आर्टिशियंस थे। लिव इन प्लांट सिटीज, वो ऑर्नामेंट्स, वो ज्वेलरीज पहना करते थे, रिलीजन में फॉलो करते थे, ब्यूटीफुल आर्ट और स्कल्पचर्स बनाते थे। दिस लाइफ वॉज ऑर्गेनाइज्ड एंड कल्चरली रिच, सो कल्चरली बहुत ज्यादा रिच लाइफ थी। नाउ ये जो इमेज आपने देखा, मैंने अभी आपको बताया, आपने देखा होगा सत्यमेव जयते लिखा रहता है, ये कहां से लिया गया है? सो ये फैमिलियर होगा आपके। इंडीड दिस कैपिटल वाज चूजन एज एन इंडियाज नेशनल एम्बलम, इसको चुना गया है इंडिया के नेशनल एम्बलम के फॉर्म में, है ना, राष्ट्रीय प्रतीक चिन्ह के रूप में, टू विच was added the संस्कृत मोटो सत्यमेव जयते, यहाँ सत्यमेव जयते लिखा गया है, इसका मतलब होता है ट्रुथ अलोन ट्रिम्स, सत्य की जीत होती है। ओके, बिसाइड द धर्म चक्र इज डिपिक्टेड एट द सेंटर ऑफ आवर नेशनल फ्लैग एज यू मे हैव नोटिस्ड, ये मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ। द मोटो कम्स फ्रॉम द मुंडक उपनिषद, मुंडक उपनिषद जो है, उपनिषद किताबें हैं, वेद जैसे वेद पुराण है वैसे ही उनमें ये लिया गया, वहां से ये सत्यमेव जयते लिया गया है। इन फुल इट रीड्स सत्यमेव जयते ननृतम, दैट इज ट्रुथ अलोन ट्रियम्स नॉट फॉल्सहुड। पूरा ये जो है सत्यमेव जयते यहाँ तक है ना, मतलब सच की जीत होती है, झूठ की नहीं। ना यहाँ पर देखो आप कॉइन्स दिए हुए हैं, उस पे अलग अलग जो चिन्ह उस वक्त बनाए जाते थे, पंच किए जाते थे, उनका क्या मतलब हो सकता है, कुछ ज्योमेट्रिक पैटर्न्स हैं, वो क्या दिखाना चाह रहे हैं। सो ये पंच मार्क कॉइन्स आप अशोका के समय के और अदर टाइम्स के भी आप देख सकते हैं, मौर्यन पीरियड के दौरान के। ओके, सो ये यहाँ पर दिया गया है, डोंट मिस आउट। सो द बिग हेमिस्फेरिकल स्ट्रक्चर, हेमिस्फेयर मतलब होता है हाफ सर्कल, है ना, सेंटर ऑफ द स्तूपा इज कॉल्ड अंडा, ये जो बीच वाला पोर्शन है इसको बोला जाता है अंडा। ओके, ये इमेज पीछे दी गई थी, मैंने यहाँ पर लिखा है, इट रिप्रेजेंट्स द यूनिवर्स एंड इज ऑफन बिल्ट टू हाउस सेक्रेड रेलिक्स। इस अंडाकार आकृति के अंदर बीच में रेलिक्स रखे गए हैं, अवशेष रखे गए हैं, कुछ जो बुद्धिज्म को फॉलो करने वाले थे उनके कुछ रेलिक्स यानी कुछ अवशेष रखे गए हैं। पीपल वॉक अराउंड इट इन अ सर्कल एज अ फॉर्म ऑफ वर्शिप, प्रदक्षिणा, जिसके अराउंड लोग घूमकर और अपना प्रदक्षिणा पूरा किया करते थे। ओके, नाउ Here it is given fragile nature of empire. Fragile मतलब बहुत नाजुक, कमजोर। हमने देखा था ना कि अशोका के बाद 50 साल, लगभग हाफ सेंचुरी तक एम्पायर चला और उसके बाद डिक्लाइन होने लग गया, है ना। So you will hear in higher grades about the past mighty empires elsewhere in the world, such as Roman, Persian and Ottoman, the Spanish, Russian, British Empire and so on. आप आगे के ग्रेड्स में, जैसे अभी हमने मौर्यन एम्पायर के बारे में पढ़ा, पूरी दुनिया में ऐसे बहुत से एम्पायर्स थे, उनके बारे में आप पढ़ेंगे, जैसे रोमन एम्पायर, पर्शियन Empire, Ottoman Empire, Spanish Empire, Russian Empire and British Empire. All of them are long gone, but historians keep debating the causes of their decline. अब ये जा चुके हैं, खत्म हो चुके हैं, लेकिन अभी भी इतिहासकार इस पे डिबेट करते हैं कि इनके causes क्या थे डिक्लाइन होने के। One of those cause, as we saw, is the temptation for some of the empire's region to try and become independent. So एक जो कारण इसमें से हमें पता चलता है वो ये है कि एम्पायर जो रीजन है, जो जगह है, वो कैसे, जो छोटे छोटे जो उसमें एम्पायर्स में जो रीजन जुड़े हुए थे वो इंडिपेंडेंट होना चाहते हैं, है ना, इसीलिए एम्पायर बिखरता है। दिस कुड हैपन इफ फॉर एग्जांपल द एम्पायर नीडेड मोर रिसोर्सेज फॉर लॉन्ग मिलिट्री कैंपेन और इन टाइम्स ऑफ ड्रॉट लोकल रूलर्स वुड बी बर्डन विद इंक्रीजिंग डिमांड फॉर ट्रिब्यूट लीडिंग टू रिसेंटमेंट। सो इसका मतलब क्या है, जैसे एक मेन किंगडम था और उसमें बहुत सारे छोटे छोटे जो किंगडम्स थे उसको मिलाकर एक बड़ा एम्पायर बना, है ना। अब ये जो छोटे छोटे एम्पायर है, हमने देखा था कि इनको कहा जाता था खुद रूल करिए लेकिन ट्रिब्यूट वगैरह राजा को देना है। अब मान लो यहाँ पे सूखा पड़ गया, खेती अच्छी नहीं हुई, फिर भी अगर यहाँ से डिमांड आएगी कि और ज्यादा हमें टैक्स चाहिए या जो भी वसूली करनी है, ट्रिब्यूट देना ही है आपको, तो उससे क्या होगा, रिसेंटमेंट होगा, लोग खुश नहीं रहेंगे और इस राजा के खिलाफ, जो मेन राजा है उसके खिलाफ फिर युद्ध वगैरह करेंगे। और जो पावरफुल है वो युद्ध करते थे या अलग होना चाहते थे, इंडिपेंडेंट होना चाहते थे। तो ये एक कारण है जिस वजह से ये छोटे छोटे किंगडम्स बिखर जाया करते थे और एम्पायर टूट जाता है। और इफ अ पावरफुल एम्पायर वर फॉलोड बाय वन
perceived to be a weak, local king or chieftains might simply decide to take a chance and stop paying tribute. वही चीज कि अगर थोड़ा सा पावर आ जाता है तो लोग फिर ट्रिब्यूट देने से मना कर देते हैं और इनके रूल को मानना मना कर देते हैं. Also, the larger an empire, the more difficult it to be hold it together, as Alexander experienced. जैसे अलेक्जेंडर के केस में भी हमने देखा था कि जितना बड़ा एम्पायर होगा उसका कंट्रोल कर पाना उतना टफ होगा. यहाँ सेंटर में बैठा हुआ इंसान क्या पता दूर क्या चल रहा है क्या नहीं. अगर सही से मैनेज हो तो एम्पायर सस्टेन कर सकता है, लेकिन प्रॉब्लम्स होती हैं. फार ऑफ टेरिटरीज आर ऑफन द फर्स्ट टू स्प्लिट अवे फ्रॉम द एम्पायर. जो मेन एम्पायर से दूर के एरिया होंगे वो सबसे पहले मेन एम्पायर से अलग हो जाते हैं ना. फाइनली और एक और रीजन देखने को मिला, इकोनॉमिक क्राइसिस है ना, कि जो अर्थव्यवस्था है वो अच्छी नहीं है. जैसे कुछ नेचुरल कैलामिटीज आ गए, बाढ़ आ गई, सूखा पड़ गया, इस वजह से है ना, ये भी शेक करते हैं एम्पायर्स के स्ट्रक्चर. ओके, नाउ आगे दिया हुआ है. सो एम्पायर्स आर, इसीलिए एम्पायर्स क्या एक पैराडॉक्स है, मतलब मिथ्या है. ऑन वन हैंड दे कैन ब्रिंग अबाउट पॉलिटिकल यूनिटी, एक तरफ तो पॉलिटिकल यूनिटी लाते हैं, जैसे हमने मौर्यन एम्पायर में देखा, डिड टू ऑलमोस्ट द एंटायर सब कॉन्टिनेंट, की पूरा सब कॉन्टिनेंट एक हो गया, और रिड्यूस और एलिमिनेट वॉरफेयर अमंग द स्मॉलर किंगडम्स. इंडीड अ वेल मैनेज्ड एम्पायर कुड लीड टू ग्रेटर प्रोस्पेरिटी दैट स्मॉलर वेरिंग किंगडम्स. हाँ, ये सच है कि एक वेल मैनेज्ड एम्पायर जो है वो ज्यादा समृद्धि लाता है एज कंपेयर to smaller kingdoms. On the other hand, empires have almost always been established through war and have maintained their existence through force and repression. और दूसरी तरफ, एक तरफ तो हमने देखा कि ठीक है समृद्धि वगैरह तो ला रहा है ना, लेकिन दूसरी तरफ क्या हो रहा है कि हमेशा युद्ध हो रहे हैं, लोगों को मारा जा रहा है, रिप्रेशन है, दबाया जा रहा है ताकि उसके ऊपर कंट्रोल किया जा सके, है ना. दिस मेक्स देम फ्रेजाइल एट देयर कोर एंड अनस्टेबल ओवर टाइम. सो ये जो फोर्स यूज करना है, हमेशा करना है, तो ऐसा हो सकता है कि कभी उतनी शक्ति ना हो या उतने रिसोर्सेज ना हो कि वॉर लड़ा जाए. इस वजह से ये जो एम्पायर है समय के साथ साथ अनस्टेबल हो जाते हैं. ओके, यहाँ एक टाइम स्केल दिया हुआ है कि 600 बीसीई के अराउंड महाजनपद हमें देखने को मिलते हैं. यहाँ पर आजाद शत्रु का समय है 500 से 400 बीसी के अराउंड. फिर 400 बीसी के अराउंड महापदम नंद ने नंदा डायनेस्टी की स्टार्ट की, है ना. तो यहाँ से लेकर यहाँ 321 बीसीई तक नंदास का रूल चला. फिर यहाँ पर चंद्रगुप्त मौर्य ने स्टैब्लिश किया एम्पायर, राइट. यहाँ से मौर्य चला और यहाँ पर कहीं पर अशोका की एंट्री हुई. ठीक, सो इसके साथ हमने चैप्टर कवर कर लिया है. बुक की जो समरी है वो देख लेते हैं बिफोर वी मूव ऑन. सो एम्पायर क्या है, लार्ज टेरिटरी होती है जो स्मॉलर किंगडम्स या टेरिटरीज को मिलाकर बनाई जाती है. एम्पायर्स जो सम्राट हैं वो एक्सपैंड करते हैं अपने किंगडम्स को फेम पाने के लिए, पावर को अपने शो करने के लिए, मिलिट्री पावर इंक्लूड करने के लिए, और रिसोर्सेज पे कंट्रोल करने के लिए, इकोनॉमिक लाइफ पे कंट्रोल करने के लिए. पहला जो एम्पायर है इंडिया का, इमर्ज्ड इन रीजन ब्लेस्ड विद एबंडेंट नेचुरल रिसोर्सेज, रिवर्स फॉर इरिगेशन एंड ट्रांसपोर्ट एंड प्रोडक्शन ऑफ वेराइटी ऑफ गुड फॉर ट्रेड. ये हमने देखा था मौर्यन एम्पायर जो है वहाँ पे बहुत सारे नेचुरल रिसोर्सेज थे, जंगल बहुत ज्यादा थे, एलिफेंट्स वगैरह बहुत ज्यादा मिलते थे आर्मी के लिए, नदियां थी, इरिगेशन ट्रांसपोर्ट में हेल्प मिलता था. फिर हमने देखा था अलेक्जेंडर का जो कैंपेन है नॉर्थ ईस्टर्न इंडिया में हैड अ लिमिटेड पॉलिटिकल इम्पैक्ट, बट इन्होंने दरवाजे ओपन कर दिए इंडो ग्रीक कल्चरल कॉन्टैक्ट्स के लिए. मौर्यस ने एक बहुत बड़ा एम्पायर क्रिएट किया, अपनी लेगेसी को एस्टैब्लिश किया बहुत समय तक, है ना. उनकी जो लेगेसी थी इंक्लूड स्ट्रेंथनिंग ट्रेड रूट्स बनाए उन्होंने, इकोनॉमिक सिस्टम को स्ट्रेंथन किया, एक्सटेंसिव यूज ऑफ कॉइन उन्होंने एस्टैब्लिश किया ट्रेड के लिए, अर्बन सेटलमेंट्स बनाए, एडमिनिस्ट्रेशन का सिस्टम एलाबोरेट किया, एंड दे प्रमोटेड आर्ट एंड आर्किटेक्चर. देन अशोका वाज कीन टू एडवर्टाइज हिज अचीवमेंट्स एंड प्रोजेक्ट्स द इमेज ऑफ अ बेनेवोलेंट रूलर हु एनकरेज हिज सब्जेक्ट्स टू फॉलो द धर्मा. उसके एडिक्ट से अशोका के हमें पता चलता है कि वो अपने अचीवमेंट्स को प्रोजेक्ट कराना चाहते थे कि वो एक बेनेवोलेंट रूलर है, वो न्यायप्रिय और दयालु एक राजा है, और अपने सब्जेक्ट्स को जो उनकी प्रजा है उसको धर्म पालन करने के लिए प्रेरित करते हैं. ओके, नाउ अब बुक के कुछ क्वेश्चंस हैं वो देख लेते हैं. एक्स्ट्रा नोट्स, एक्स्ट्रा क्वेश्चंस हम नेक्स्ट पार्ट में देखेंगे. सो क्वेश्चंस एंड एक्टिविटीज, तो यहाँ पे वैसे 9 क्वेश्चन है, पहले ये 5 देख लेते हैं. पहला है व्हाट आर द फीचर्स ऑफ एम्पायर, हाउ इज इट डिफरेंट फ्रॉम किंगडम. एम्पायर के क्या फीचर होते हैं और ये किंगडम से कैसे अलग होता है, एक्सप्लेन करिए. तो इसका आंसर है एम्पायर इज लार्ज टेरिटरी, इसमें बहुत सारे स्मॉलर किंगडम होते हैं, वन पावरफुल रूलर होता है, अनलाइक अ किंगडम. किंगडम में क्या है, ये किंगडम छोटे एरिया को कवर करते हैं, लेकिन एम्पायर वास्ट एरिया को कवर करते हैं और मल्टीपल रीजन्स पे कंट्रोल होता है इनका. सेकंड है व्हाट आर सम इंपॉर्टेंट फैक्टर्स फॉर ट्रांजिशन फ्रॉम किंगडम्स टू एम्पायर. किंगडम से एम्पायर बनने में क्या इंपॉर्टेंट फैक्टर्स होते हैं ट्रांजिशंस के. सो इसका आंसर आ जाएगा स्ट्रॉन्ग आर्मी, कंट्रोल ओवर रिसोर्सेज, इकोनॉमिक ग्रोथ,
ट्रेड नेटवर्क्स, एम्बिशियस रूलर्स हेल्प किंगडम्स ग्रो इनटू एम्पायर। ये सारी सुविधाएं अगर हैं और साथ ही साथ राजा भी एम्बिशियस है तो किंगडम्स जो है वो एम्पायर में कन्वर्ट हो सकते हैं। अलेक्जेंडर इज कंसिडर्ड एज एन इंपॉर्टेंट किंग इन द हिस्ट्री ऑफ द वर्ल्ड। व्हाई डू यू थिंक सो? अलेक्जेंडर जो था सिकंदर महान, उसको एक इंपॉर्टेंट राजा के रूप में समझा जाता है हिस्ट्री में, इतिहास में। ऐसा क्यों लगता है आपको, बताना है। तो इसका आंसर है क्योंकि उसने एक बहुत बड़ा एम्पायर बिल्ड किया, स्प्रेड ग्रीक कल्चर वाइडली, ग्रीक जो ग्रीस था उसके कल्चर को फैलाया एंड कनेक्टेड डिफरेंट पार्ट ऑफ द वर्ल्ड, इसलिए। देन फोर्थ, इन अर्ली इंडियन हिस्ट्री मौर्याज आर कंसिडर्ड इंपॉर्टेंट, स्टेट योर रीजन। शुरुआती की जो भारत का इतिहास है उसमें मौर्याज को, जो मौर्य एम्पायर था या मौर्य जो रूलर थे, उनको बहुत इंपॉर्टेंट समझा जाता है। इसका रीजन क्या हो सकता है? तो सिंपल वही रीजन है कि उन्होंने बहुत बड़ा एम्पायर बनाया, ट्रेड इंप्रूव किया, रोड्स बनाए, रिलीजन को सपोर्ट किया और स्ट्रॉन्ग एडमिनिस्ट्रेशन बनाया। देन व्हाट वर सम ऑफ द कौटिल्याज की आइडिया? कौटिल्या के की आइडियाज क्या क्या थे और इनमें से विच वन ऑफ दीज कैन यू ऑब्जर्व इवन टुडे इन द वर्ल्ड अराउंड अस? कौन सा हम आज भी ऑब्जर्व करते हैं? सो पहला है कि उन्होंने गुड गवर्नेंस की बात की, लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करने की बात की, लोगों की भलाई की बात की और एडमिनिस्ट्रेशन को स्ट्रॉन्ग करने की बात की। ये आइडियाज आज भी मॉडर्न गवर्नमेंट यूज करती है। आगे के क्वेश्चंस देख लेते हैं 6 और 7। तो 6th है, व्हाट वर द अनयूजुअल थिंग्स अबाउट अशोका एंड हिज एम्पायर? व्हाट ऑफ दैट हैज कंटिन्यूड टू इन्फ्लुएंस इंडिया एंड व्हाई? राइट योर ओपिनियन इन 250 वर्ड। सो यहाँ पे 250 वर्ड्स में बताना है। एक तरीके का ये ऐसे जैसा होगा बड़ा। देखो मैंने यहाँ पे एग्जाम्पल दिया है, आप इस तरीके से लिख सकते हैं कि अशोका जो थे वन ऑफ द रिमार्केबल रूलर थे इंडियन हिस्ट्री में। उनको अनयूजुअल क्या था कि हिज ट्रांसफॉर्मेशन आफ्टर कलिंगा वॉर, कलिंगा वॉर के बाद जो वो चेंज हो गए, वो एक चीज जो थी वो अलग थी सबसे, है ना, कि कोई भी राजा जो है युद्ध करना चाहता है, लेकिन कलिंगा वॉर के बाद अशोका ने क्या किया कि उन्होंने युद्ध त्याग दिया, है ना। अनलाइक मोस्ट रूलर हु सेलिब्रेट विक्ट्रीज, अशोका को दुख हुआ वो डिस्ट्रक्शन देख के, लाइफ के लॉस को देखकर, है ना, और उन्होंने वायलेंस छोड़ दिया और पीस यानी शांति का, नॉन वायलेंस का रास्ता अपनाया और बुद्धा की टीचिंग से इंस्पायर हुए। ये जो शिफ्ट था माइंडसेट में, ये रेयर है एम्परर्स में, मतलब सम्राटों में ऐसा देखने को कम मिलता है। इंस्टेड ऑफ फोकसिंग ओनली ऑन पावर एंड एक्सपेंशन, उन्होंने सिर्फ अपनी पावर को बढ़ाने में, एक्सपेंशन पे ध्यान नहीं दिया, लोगों की भलाई के लिए काम किया, है ना। ही इशूड एडिक्ट्स प्रोमोटिंग काइंडनेस, टॉलरेंस एंड रिस्पेक्ट ऑफ ऑल रिलीजन, सभी रिलीजन को सही धर्म से, सही तरीके से देखना, टॉलरेंस मतलब सबको मानना, काइंडनेस यानी दया के प्रति, दया के भाव से देखना, ये सब उन्होंने किया। वो अपने आप को देवम्पिया प्रियदर्शी कहते थे, जो भगवान के प्रिय हो और लोगों के लिए दयालु हो, ऐसा उनके बारे में लिखा गया है। ओके, हिज मैसेज, जो उनके मैसेजेस थे वो रॉक्स और पिलर्स पे लिखे गए, प्राकृत लैंग्वेज में और ब्रह्मी स्क्रिप्ट्स में, जो लोगों की भाषा थी प्राकृत, ताकि लोग आसानी से समझ सके और हर लोग तक उनके विचार फैल सके। अशोका ने धर्म को यानी जो मोरल ड्यूटी होती है उस पे जोर दिया, कंपैशन यानी दया की भावना पर, गुड गवर्नेंस कंटिन्यूज टू इन्फ्लुएंस इंडिया। ये आज भी जो चीजें अशोका की वो इंडिया को इन्फ्लुएंस करती है ना, इंडिया में आज भी चीजें हम देखते हैं। उनके सिंबल्स जैसे लायन कैपिटल, सारनाथ में धर्म चक्र, ये इंडिया के नेशनल एम्बलम और फ्लैग का पार्ट है। उनके जो आइडिया है वेलफेयर ऑफ गवर्नेंस, रिलीजियस टॉलरेंस, पीस आर स्टिल रिस्पेक्टिव वैल्यू इन मॉडर्न इंडिया। अशोका की जो लेगेसी थी टीचेस द ट्रूथ ग्रेटनेस कम्स नॉट जस्ट फॉर कंक्वेस्ट बट फॉर केयरिंग फॉर द पीपल एंड रूलिंग विद विजडम। सिर्फ जीतने से, कंक्वेस्ट करने से कोई बड़ा नहीं बन जाता है, ग्रेट नहीं बन जाता है, लोगों की भलाई करके और बुद्धिमानी से बड़ा बनता है। दैट्स व्हाई ही इज रिमेंबर्ड नॉट जस्ट एज अ पावरफुल एम्परर बट एज अ मोरल गाइड हु वैल्यूज कंटिन्यू टू इंस्पायर इंडिया एंड द वर्ल्ड। तो ये ऐसे राजा के रूप में जाने जाते हैं जिनकी जो वैल्यूज है, जो बातें आज भी पूरी दुनिया में मानी जाती है। ओके, 7th क्वेश्चन में क्या दिया है? Thus speaks the beloved of gods, ये अभी हमने जो पढ़ा था, the king Piyadasi, my officer of Dhamma are busy in matter of public benefit, they are busy among members of all sect, both ascetic and householders. I have appointed some to concern them with the Buddhist order, with Brahmins and Ajivikas, with the Jains and with various sects. There are many categories of officers with a variety of duties, but my officers of Dhamma are busy with affairs of these and other sect. कि वो अपने ऑफिसर्स जो अपॉइंट करते थे धर्म का प्रसार करने, उस बारे में बात हो रही है। तो ये जो एडिक्ट है अशोका का, ये पढ़कर डू यू थिंक ही वाज टॉलरेंट टुवर्ड अदर रिलीजियस बिलीफ एंड स्कूल ऑफ थॉट? शेयर योर ओपिनियन इन क्लासरूम। क्या लगता है आपको कि वो दूसरे जो सेक्ट थे, दूसरे जो धर्म थे, उनके प्रति उनके विचार कैसे थे? वो टॉलरेंट थे, टॉलरेंट मतलब उनको भी वो वैल्यू करते थे। तो क्या आपको लगता है वो बताना है। तो इसका आंसर हो जाएगा यस, वो सभी रिलीजन को रिस्पेक्ट करते थे, बिल्कुल ईमानदारी से उनको सपोर्ट करते थे, सभी सेक्ट्स को, है ना। वो उनके एडिक्ट से हमें पता चलता है। अब 2 और क्वेश्चंस हैं। तो 8
8th वाला है, ब्रह्मी स्क्रिप्ट वॉज राइटिंग सिस्टम दैट वॉज वाइडली यूज इन एंशिएंट इंडिया। आपको ट्राई टू लर्न मोर अबाउट द स्क्रिप्ट, टेकिंग हेल्प फ्रॉम योर टीचर वेर एवर रिक्वायर्ड, क्रिएट अ स्मॉल प्रोजेक्ट एंड इंक्लूड व्हाट यू हैव लर्नड अबाउट ब्रह्मी। ब्रह्मी एक स्क्रिप्ट है जिसके बारे में आपको पता करना है। ये एक एंशिएंट स्क्रिप्ट है जो प्राकृत भाषा को लिखने के लिए यूज होती थी, है ना। सो इसमें आप और भी इसके बारे में जान सकते हैं नेट वगैरह से, तो वो आपको खुद से करना है। The last question is, suppose you had to travel Kaushambi to Kaveripatnam in 3rd century BCE. How would you undertake this journey? How long would you expect it to take with reasonable halts on the way? So, आप कौशाम्बी से कावेरीपत्तनम तक जा रहे हैं तो किस तरीके से जाएंगे, लेकिन समय ये वाला है ना 3rd century BC के अराउंड आपको यहाँ से यहाँ तक जाना है, तो कैसे जाएंगे, अपनी जर्नी के बारे में, जहाँ जहाँ रुकेंगे तो उस रुकने के साथ साथ कितने दिन में पहुंचेंगे, ये सब बताना है। सो इसका आंसर एक इमेजिनेशन के बेस पे आप दे सकते हो कि पैदल भी जा सकते हैं, बल्क कार्ट से यानी जो बैलगाड़ी होती है उससे जा सकते हैं, नदियों के थ्रू हम नाव से जा सकते हैं, है ना। जो हॉल्ट्स होंगे उसमें हम रुकेंगे, लगभग 1 वीक या मंथ्स भी लग सकते हैं पहुंचने में। ओके, सो इसके साथ स्टूडेंट्स हमने चैप्टर नंबर 5 पूरा कंप्लीट कर लिया है 2 पार्ट्स में। इसका एक और पार्ट आ जाएगा जिसमें हम एक्स्ट्रा नोट, समरी और एक्स्ट्रा क्वेश्चंस देख लेंगे। ओके, सो आई होप ऑल ऑफ यू आर लविंग दीज वीडियोस। इफ यू आर डूइंग सो प्लीज लाइक एंड शेयर इट, and don't forget to subscribe Kalyan TV channel for more such videos. Thank you so much.